अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः श्रावण शुद्ध दशमी दिनांक 29 जुलै 2020 चरकसूत्रस्थान अध्याय 25 अग्रसंग्रह बालो मृदु भेषजोपनीयनाम शंखं चक्रं जलगान्धगतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं फालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवलप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मणि बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्त्वनः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। बालो भेषजीयाम। तर्हि बालः मृदुभेषजीयेषु अग्र्यः इति प्रथमतः एव अस्माभिः चिन्तितव्यं यत् तीक्ष्णाः उपचाराः अत्र कर्तव्याः न वा इति। अयं दृष्टिकोणः आधुनिके वैद्यके न दृश्यते। बालानामपि केन्सर्ग्रस्तानां केमोथेरपि प्रदीयते। तेन च एते तत् वीर्यं सोढुम् अशक्ताः मरणम् उपयान्ति इति अनुभूतं मया। तो मृदु भेषजीय में बाल सबसे अग्र श्रेष्ठ है और बालकों को चिकित्सा देते हुए हमें इसका ध्यान जरूर रखना है कि इस चिकित्सा का वीर्य बाल को सहन होगा या नहीं होगा। और जो अभी छोटे बालक आते हैं, एक 4 महीने का बालक आया था, कैंसर से पीड़ित था, लिवर कैंसर से, और एलोपैथी का प्लान था कि पहले केमो करे, फिर सर्जरी करे, फिर केमो करे। तो मैंने उनको मना किया कि आप इसमें मत जाइए, हमारी ट्रीटमेंट करें। लेकिन उन्होंने माना नहीं। वो उस ट्रीटमेंट के लिए चले गए। मेरी ट्रीटमेंट भी ली नहीं इस प्रकार से। तो बालकों के बारे में पालक जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, भावना प्रधान इस प्रकार के होते हैं, और वो चाहते हैं कि एलोपैथी इज द मेन ट्रीटमेंट, तो वो करनी ही है, आयुर्वेद करना है नहीं करना है उसके बारे में बाद में सोचेंगे इस प्रकार से। बाद में पछताने की जब परिस्थिति होगी तो उस पछताने का कोई फायदा इस प्रकार का नहीं रहेगा। त्याच्या आधीचं ते काय अजिला उदाहरण ते झालं की अजिल उदाहरण आमचं मोमन करावं, बाहेर काढून टाकावं। वृद्धो याप्यानाम, वृद्ध जो व्यक्ति है वो याप्य इस कैटेगरी में रहेंगे। तो कम से कम उनका जो व्याधि है वही पे रहे, बढ़े नहीं आगे, या फिर असाध्यता की तरफ मत जाए। वैसे याप्य कैटेगरी असाध्य में ही गिरती है, लेकिन बहुत एडवांस होकर प्रत्यक्ष चिकित्सा या मृत्यु की तरफ मत जाए, इसका उसके बारे में सोचना है। अभी ये कोविड-19 के बारे में भी यही समस्या महत्वपूर्ण है कि जो वृद्ध है
जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, डायबिटीज, ओबेसिटी या हार्ट डिसीज, किडनी फेल्योर वगैरह से, उनका ही बलि जा रहा है, ऐसा है। तो उन्हें इसमें सावध इस प्रकार का रहना बहुत जरूरी है। गर्भिणी तीक्ष्णौषध व्यवाय व्यायाम वर्जनीया। तो गर्भिणी में तीक्ष्ण औषध व्यवाय व्यायाम ये वर्जन में अग्रिय इस प्रकार के। तो व्यवाय के बारे में ऐसा बताया गया है कि ज्यादा व्यवाय नहीं होना चाहिए। वाजपेयी में जो शब्द प्रयोग किया है वो अतिव्यवाय व्यायाम आयासन विवर्जय, अतिव्यवाय का निषेध बताया है। यहाँ पे व्यवाय का ही निषेध बताया गया है और वही ज्यादा सही इस प्रकार से लगता है। और तीक्ष्ण औषध का प्रयोग नहीं करना है, ये भी एक बात ध्यान में रखनी है। दातार गुरु जी का एक उनके शिष्य का अनुभव है कि वो गर्भिणी अवस्था थी, फिर भी उसने महामृत्युंजय का प्रयोग किया और फिर वो भूल उसके ध्यान में आ गई। तो फिर वृद्धो अप्यानम का एक अर्थ हाँ, उनका यापन करे ऐसा हो सकता है। ये तो सही है, उनको यापन, उनका यापन करे, वो टिकाए, जो परिस्थिति है वो ज्यादा बिगड़ने मत दे। तो दातार गुरुजी ने जब ये सुना कि इसने इस प्रकार का अपराध किया है, भूल की है इस प्रकार से, तो वो जाकर ज्ञानेश्वर माउली के सामने बैठ गए और बहुत आर्जव से ज्ञानेश्वर माउली को कहा कि ये शिष्य ने गलती की है, उसकी गलती माफ करना और उस गर्भिणी को कुछ भी नहीं होने देना इस प्रकार से। और जब तक उस छात्र से संदेशा नहीं आया कि वो ठीक है और कुछ हुआ नहीं, गड़बड़ हुई नहीं है उसकी, तो फिर वो वहां से उठे। तो एक असीम विश्वास ये एक अहम चीज है इसमें। और इस प्रकार का तीक्ष्ण औषध गर्भिणी में नहीं देना है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा। और वो उन्हीं का बनाया महामृत्युंजय था, तो उसके बारे में कोई संदेह नहीं था, यह औषध वीर्यवान ही था। फिर भी उसका परिणाम न हो, इसलिए उन्होंने ज्ञानेश्वर माउली से प्रार्थना की और वो फलद्रुप इस प्रकार के रहे। व्यायाम वर्जनीय नाम, व्यायाम भी वर्जित इस प्रकार का है। अभी कुछ कुछ इस प्रकार के व्यायाम या योग बताए जाते हैं। यशश्री ज्योति ज्योति शिराड़कर दीनानाथ मंगेशकर में अटैच्ड है और वो गर्भिणी के व्यायाम इस प्रकार के लेती रहती है। उसकी खुद की जिम भी है, शिरोडकर, नॉट शिराड़कर, शिरोडकर, ज्योति शिरोडकर। तो ये काफी अच्छा है। फिर भी जिसको इसके बारे में मालूम है वही ये करे, ये सबसे अहम रहेगा। और कुछ कुछ योगासन इस प्रकार के इसमें बताए जाते हैं, ये थोड़ा सा इसमें रहेगा। तो व्यायाम वर्जनीय है, व्यवाय भी वर्जनीय है और तीक्ष्णौषध भी वर्जनीय है, ये एक अहम चीज है। सौमनस्य गर्भधारणा नाम व्यायाम नहीं, एक्चुअली हे मध्ये असं फरक आपल्याकडे काही दिलाय का? आपल्याकडलं तर काही माहिती नाही आहे। ही गोष्टच वेगळी आहे। नहीं, ये कहाँ से लिया गया है ये भी पता नहीं, शायद ज्योति शिरोडकर से बात करके कुछ पता चले कि उसने कहाँ से सीखा है या कोई उसका ऑथेंटिक सोर्स है क्या इस प्रकार। गर्भधारणा इनमें सौमनस्य ये अहम इस प्रकार का है। और बिल्कुल उल्टी परिस्थिति अभी के जमाने में IUI IVF, ये जो मैकेनिकल ट्रीटमेंट्स की जाती है। और मेरी जब मुलाकात हुई थी अमेरिका में, तो विषय कुछ और था, एलर्जी और आयुर्वेद, हाँ हार्मोन्स और आयुर्वेद, ये विषय चल रहा।
तो हार्मोनल इम्बैलेंस है, ऐसा करके हार्मोन्स दे देना, ये एक चिकित्सा पद्धति रूढ़ है। और फिर आईयूआई आईवीएफ इसका काफी प्रचलन है। और लोग समझते हैं कि हमने निसर्ग के ऊपर काबू पा लिया है, अब जब हम चाहे संतति हो सकती है, नहीं चाहे तो संतति नहीं हो सकती है। और उसका पूरा मैकेनिकल बना दिया कि वो ओव्यूलेशन के पीरियड में ओम को कैच करना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इस प्रकार से करना, नहीं तो आईवीएफ बनाना वगैरह। और लोग समझते हैं कि हाँ, ये मैकेनिकल प्रोसेस ही है, उसमें एक आनंद का अहम रोल है और वो होना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। अभी जब आईयूआई या आईवीएफ किया जाता है तो बहुत सारा टेंशन रहता है, सौमनस्य की तो बात ही नहीं, बहुत ही टेंशन इस प्रकार का रहता है। और वैसे उसका सक्सेस रेट बहुत कम है शायद इसी के वजह से वो सक्सेस रेट कम है। मैंने ऐसे भी उदाहरण देखे हैं कि बहुत वर्षों तक ये सब प्रयास किए, गर्भधारणा किसी न किसी तरीके से आईवीएफ से हो गई, होने के बाद जब मेंटल रिलैक्सेशन आ गया तो अपने आप दूसरी बारी में गर्भधारणा हो गई, नैसर्गिक हो गई। तो ये एक अहम चीज है कि ये अगर नैसर्गिक रूप से दूसरी बार हुई तो पहली बार क्यों नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि जो टेंशन बहुत बढ़ा था, बना हुआ था, उस टेंशन से रिलीज हुआ ही नहीं। और ये बाद में जब टेंशन रिलीज हो गया, सौमनस्य निर्माण हो गया, तो मैं बहुत लोगों को कहता हूँ कि अभी स्पेस देना, ये एक शब्द प्रयोग रूढ़ हो गया है दोनों करियर ओरिएंटेड है, दोनों एक दूसरे के लिए समय नहीं देते हैं, और जो सौहार्द उन दोनों में बनना चाहिए वो नहीं बनता है। तो इस परिस्थिति में सौमनस्य अगर नहीं है तो गर्भधारणा कैसे होगी, ये एक अजीब चीज है। और अगर बच्चे चाहते ही नहीं है तो गर्भधारणा कैसे होगी, ये भी एक चीज है। तो सौमनस्य होना बहुत जरूरी है, और वो हो जाए तो अपने आप नैसर्गिक रूप से गर्भधारणा हो जाएगी। तो मैं लोगों को बताता रहता हूँ हाँ, अडॉप्ट केल्यावर स्वतःचे मूल झाले असे पेशंट है, वो भी सही है। तो उसमें ये सौमनस्य का अभाव, यही सबसे अहम इस प्रकार की चीज है। और उसके बारे में कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट कुछ भी सलाह नहीं देता। परस्परम मिथुनम मिथा हा देखील कार्य होऊ शकतो का सही है कि एक दूसरे के बारे में प्रेम भावना होना बहुत जरूरी है। आरक्तता उसमें होनी चाहिए, अनुरक्तता होनी चाहिए इस प्रकार से। या लॉकडाऊन मध्ये अनेक इन्फर्टिलिटीच्या केसेस मध्ये चिकित्सेशिवाय गर्भधारणा झाली असे आहे। ये भी सही है। और मालूम नहीं एलोपैथी इससे कुछ सबक सीखेगी या नहीं सीखेगी। नो डाउट ये बहुत अच्छा पैसा कमाना है इनफर्टिलिटी या फर्टिलिटी क्लिनिक चलाने से। और ये मैकेनिकल होने के कारण टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है और इसमें काफी पैसा मिल जाता है। मध्य सौमनस्य नाम इसका कुछ यूज कर सकते हैं सर गर्भधारण के लिए, आशावरिष्ठ कल्पना के यूज फॉर सौमनस्य सोच सकते हैं इसके बारे में। लेकिन मैं समझता हूँ कि नैसर्गिक सौमनस्य ज्यादा अच्छा हुआ होगा। और इससे सौमनस्य निर्माण करना मध्य से ये थोड़ा कठिन होगा।
So many children are born in the families where both spouses are drunk and do the fighters without any saumanasya. How it happens without saumanasya and just as a natural phenomenon. हाँ, ये बताना काफी मुश्किल है इसके बारे में। दोनों तरीके के पेरेंट्स या दोनों तरीके के कपल्स दिखते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती और झट से इस प्रकार की गर्भधारणा हो सकती है, और जिनको प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं और गर्भधारणा नहीं होती है, सभी ठीक होने के बावजूद भी पसंद नहीं। तो सौमनस्य का होना जरूरी है ऐसा नहीं है। रेप के केसेस में हम देखते हैं कि सौमनस्य वहां पे कुछ है ही नहीं, दौर्मनस्य है, फिर भी गर्भधारणा होती है, ऐसा कुछ केसेस में दिखाई देता है। लेकिन गर्भधारणा के लिए प्रयास करने हैं तो सौमनस्य होना जरूरी है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज रहेगी। तो नेचुरल फिनोमिना तो है ही। मुझे आश्चर्य है कि युक्ति प्रमाण के बारे में ध्रुवम चतुर्णाम सान्निध्यात गर्भस्यादिति पूर्व कहा, ये गर्भ निर्मित का उदाहरण वहां पे दिया है कि चतुर भाव जो है उनका सान्निध्य होने से ध्रुवम गर्भम गर्भास्या, निश्चित रूप से गर्भ होगा। ये काफी अजीब चीज है। युक्ति प्रमाण के लिए ये उदाहरण चरकाचार्य ने खुद ने दिया है इस प्रकार से। तो इसका मतलब है इनफर्टिलिटी उतनी बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, वो आसानी से ठीक होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। दैव एक चीज अलग रहती है कि लेट कंसेप्शन ऐसा ही है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, या कंसेप्शन है ही नहीं इस प्रकार से। आयव्हीएफ आयआयच्या केस मध्ये आत्मा जीवात्मा कसा आहे वैसा ही आता है। जब ये शुक्र शोणिता और जीव संयोग हो जाता है तभी गर्भोत्पत्ति होती है। धर्मनस्यम अवृषाणाम सौमनस्यम गर्भधारणाम असे आहे, मग असा कसा विचार। तो पोटेंसी अवृषत्व जो है वो इम्पोर्टेंसी के बारे में है कि अगर दौर्मनस्य है, दुस्थिति है मन, तो कुछ करने के लिए उत्साह नहीं रहेगा, आनंद नहीं रहेगा उसमें। उसमें आगे इस प्रकार का व्यवहार होने के बाद गर्भधारणा होगी नहीं होगी ये अलग चीज है, लेकिन दौर्मनस्य है तो गर्भधारणा होने की संभावना कम ही इस प्रकार की। और दूसरी जगह जो सौमनस्य है तो गर्भधारणा होती रहेगी इस प्रकार से। कोलटकर सर एक कहते थे बात कि पालना नाम की एक चीज रहती है, तो कुछ व्यक्तियों में 2 बरस का 3 बरस का इस प्रकार का पालना रहता है सब, तो उसी समय में गर्भधारणा होती है, उसके बीच में नहीं होती। ये काफी जगह देखा गया है। और जो औरतें ये बात जानती थी पहले जमाने में, हर 2 या 3 बरस के बाद एक एक बच्चा पैदा निर्माण होता था और 9-10 बच्चे होना कॉमन था। तो उनको ये पता रहता था कि इस मौसम में गर्भधारणा होगी, इस मौसम में नहीं होगी, तो वो उस हिसाब से चलते थे। और सेफ फाइटर्स होता था बीच में, अगर है तो सेफ फाइटर्स इस प्रकार का होता था। लेकिन इसके बारे में ग्रंथों में कहाँ पे निर्देश है ये पता नहीं है। रेप केसेस मध्ये सौमनस्य नसतानाही प्रेग्नन्सी होते याचं स्पष्टीकरण। तो शुक्र शोणिता और जीव आने से गर्भधारण हो जाती है, वो उस प्रकार से अगर होना है तो उस प्रकार का हो जाए। इसमें एक आत्मा का भी अहम रोल है कि कहाँ जन्म लेना है, किस अवस्था में जन्म लेना है, ये उसके पूर्व कर्मों पर आधारित है, और शायद माता के भी पूर्व कर्म पर आधारित इस प्रकार का है, या माता पिता दोनों के पूर्व कर्म पर आधारित इस प्रकार का है। तो अगर ऐसा ही कोई आत्मा हो कि जिसको इस परिस्थिति में जन्म लेना है, वो शायद उस समय आता होगा, ऐसा है। प्री मॅरेज काउन्सिलिंग आणि पंचकर्म शुद्धीसाठी काउन्सिलिंग करणे मोठा स्कोप आहे, और अभी लोग इसको मानने भी लगे हैं कि
इस पंचकर्म से शरीर शुद्ध करके कंसेप्शन के लिए प्रयास करना, ये लोग खुद अपने आप आ रहे हैं। ये शायद थोड़ा बालाजी तांबे वगैरह लोगों के प्रचार प्रसार का परिणाम होगा, लेकिन ये वास्तव में सही बात है कि ये होना जरूरी है. तीक्ष्ण औषधी वापरत असताना हिंगोळ नागभस्म असलेले गर्भपातच वापरावे. जब उन्होंने ही बताया है कि मास प्रथम आरभ्य नव मासांतमेव च, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सिर्फ ऐसा कि उसकी कार्मुकता किस प्रकार से है, ये सोच लेना चाहिए. और भस्म अगर अच्छे बने हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ये अशुद्ध भस्म बने, अपक्व बने, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. जब वो ही खुद कह रहे हैं कि ये देना है इस प्रकार की, तो और बहुत सारे वैद्यों का अनुभव है कि इस प्रकार से देने से फायदा होता है, नुकसान नहीं होता है. तो उसके बारे में संदेह रखना ठीक नहीं है, निस्संदेह वो करे. सो सौमनस्य ये अहम चीज है, और वैसे भी सिर्फ गर्भधारणा के लिए नहीं, पचन के लिए भी सौमनस्य आवश्यक इस प्रकार से है, और उसके बारे में भी हमें जरूर सोचना चाहिए. संधिपात दुष्चिकित्सानाम, जो संधिपात है, जो दुष्चिकित्सा सबसे कठिन चिकित्सा के लिए इस प्रकार का है. तो दौर्मनस्य असताना गर्भधारणा झाली तर षंढगर्भ होण्याची शक्यता असते. षंढाच्या एका प्रकारात आले आहे. ये भी सही है, देखना पड़ेगा. आई हैड एडवाइज सच फॉर ए कपल एंड इट वर्क. व्हाट एडवाइस किया था? आई डोंट नो क्या कह रही हो, पता नहीं लग रहा. शायद जिस केस के बारे में रेप हो चुका है और आगे शादी हुई है, और वो दौर्मनस से जा नहीं रहा है इस प्रकार से. एक वृत्तपत्र में एक आर्टिकल आया था बहुत साल पहले, कि ऐसी विदेश का था. एक युवा लड़की कहीं जा रही थी, उसने एक लिफ्ट मांगी किसी अ, बिना पहचान वाले आदमी से. उसने लिफ्ट दे दी, लेकिन रेप किया उसके ऊपर. फिर मुकदमा चला, वो जेल में गया. और फिर जेल से छूटकर वो नॉर्मल जीवन फिर से जीने लगा. लेकिन इसके मन से वो प्रसंग गया ही नहीं. वो कोसती रही, और खुद अंदर भीतर जलती रही, और उसकी पूरी जिंदगी वैसे ही बीत गई. कुछ सेटिस्फेक्शन उसको नहीं मिला. तो ये एक अहम चीज है कि जो घटना हुई वो हो गई, अभी उसके बारे में सोचना जरूरी नहीं है इस प्रकार से. नर्मदा परिक्रमा के बारे में ऐसा बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ भिल्ल लोग हैं, और वो आपको पूरा लूटते हैं. और इतना तक कि अब्रू भी लूटी जाती है औरतों की. कपड़े तो सब छीने जाते हैं. उसके आगे जाएंगे तो एक कोई साधु है, वो सभी लोगों को ये तरट से बने गोनी जिसको बोलते हैं, वो उस प्रकार के कपड़े पहनने के लिए दे देते हैं. और आगे दूसरे एक आश्रम में फिर लोग बहुत सारा दान करते हैं, बहुत सारी चीजें मिल जाए. लेकिन लेकिन उस जो एरिया है उसमें से जाना तो पड़ता ही है इस प्रकार से.
तो ये क्यों होता है? ऐसा एक सवाल। इतनी नर्मदा परिक्रमा अच्छी है, इतने सारे अच्छे अनुभव उसमें है, ये एक अनुभव बीच में है इस प्रकार। तो मैंने जिनका अनुभव सुना था, उन्होंने कहा कि हमें ये सब बताया गया था कि ऐसा ऐसा हो सकता है, हमारे बारे में कुछ नहीं हुआ। हाँ, लोग थे, लेकिन हमें देखकर कुछ नहीं किया, हम वैसे ही आगे निकल आए इस प्रकार से। लेकिन ये कहना है कि तुम्हारे पापों का प्रायश्चित तो उसमें हो जाता है, ऐसा वहां पे कहना है इस प्रकार से। ये तुम्हें सजा मिलती है, सबक मिलता है। और जिनके पूर्वायुष्य में इस प्रकार की घटना ये हुई है या पूर्व जन्म जन्म में हुई है, वो उससे मुक्ति पा जाते हैं, ऐसी इसमें संकल्पना है। तो शायद इस प्रकार का अगर रहेगा, तो जो भी घटना हुई है उसके बारे में भली भांति सोचना है। और ये शायद हमारा इम्तिहान था, ऐसा सोच के आगे की जो जिंदगी है वो अच्छी तरह से तरीके से बितानी है। लेकिन ये काफी मुश्किल इस प्रकार का था। पंचकर्म दोनों को करना जरूरी है। बहुत सारे जगह ऐसा देखता है कि फीमेल पार्टनर्स ही करते हैं, मेल पार्टनर्स नहीं करते। तो मैं कम से कम वैद्यों को सुझाव देता हूँ कि वह वो खुद करे, जो वैद्य कपल्स है वो खुद करे, और लोगों को उस प्रकार की सलाह देते रहे। ये फॉर कारपोरेट कपल पंचकर्म शोधन डन देन कंसीव, ये तो ठीक है। लेकिन मैं बताता रहता हूँ, केवल संतति होने के लिए ही नहीं, अच्छी संतति होने के लिए ये करना चाहिए। शुद्ध बीजापुटी फड़े रसाळ गोमटी। तो अगर बीज शुद्ध रहेगा तो संतति आने वाली जो है वो अच्छी रहेगी। और खास करके जब हेरिडिटरी डिसीजेस है, चाहे कैंसर हो, चाहे डायबिटीज हो, हार्ट डिसीज हो, तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि उसकी सिविरिटी कम करे। 3-4 पीढ़ियों में इस प्रकार से हो जाए, पंचकर्म करके कंसेप्शन हो जाए, तो शायद ये बीमारी टूट जाए, जो आनुवंशिकता है वो टूट जाए, उसका है इस प्रकार से नहीं रहेगा। लेकिन इसके लिए हर पीढ़ी को पंचकर्म करना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। गर्भधारणम कंसेप्शन असा अर्थ न घेता पूर्ण दिवस गर्भधारण करून ठेवणे असा अर्थ घेता येईल का? लेकिन उत्तरोत्पाद स्थितिप्रद, ये स्थितिप्रद उसमें आया है। नास्यास्येन वा पीतम वटशृंगाष्टकं तथा, कि पुष्य नक्षत्र में इस प्रकार से अगर जो करते हैं, पैसा लक्ष्मणा मूलम पुत्रोत्पाद स्थितिप्रद, पुत्र और उत्पाद, पुत्रोत्पाद और स्थिति ये देने के लिए है। तो गर्भधारण का ये भी अर्थ हो सकता है कंसेप्शन होना और वो टिकना, दोनों तरीके से। तो उसके लिए करना जरूरी है। इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट गर्भपात रस इज दैट फलश्रुति डज नॉट कंटेन anything about Garbha but says that Garbhini Vikar are avoided. ओके, एक बार फलश्रुति फिर से देखनी चाहिए कि नाम तो गर्भपाल रस है, लेकिन ये गर्भिणी पाल रस, गर्भ चिंतामणि रस, ये एक है, अनलाइक मधुमालिनी वसंत विच डायरेक्टली मेंशंस अबाउट गर्भ ब्रूहण कार्य। तो ये तो ठीक है, आम गर्भ का उसमें प्रयोग किया गया है, गर्भ, ये मधुमालिनी वसंत में। पर्णकाल कौन सा है? पर्णकाल, व्हाट इज पर्णकाल? सो गर्भोचिंतामणि रस के बारे में मैं सोच रहा हूँ, खासकर जो एनोमलीज है वो निर्माण न हो, या उसको इसके बारे में बताना मुश्किल है। बिल्ला सजा नहीं दे रहे, ये ईश्वर सजा दे रहा है, बिल्ला सिर्फ उनका माध्यम बन रहे हैं, ऐसा है। और अभी की अवस्था में जबकि
सेना सज्ज है हमारी, उसको सेना तैनात कर सकते हैं वहां, लेकिन ये नहीं हुआ है, इस प्रकार से नहीं किया गया। और लोग भी मानते हैं कि नहीं, ये अपने पापों का क्षालन इस प्रकार से हो जाएगा। वर्ण काल ये मुझे पता नहीं चला, तुम क्या बता रही हो? पारणा काल, पालना, पालना ना, पारणा काल। पालना काल ये ऐसा है कि औरतों में एक साइकिल सेट होता है कि बराबर उतने बरसों के बाद कंसेप्शन होता रहता है, 2 बरस के बाद, 3 बरस के बाद, इस प्रकार से। और वो साइक्लिकली वैसा ही दिखता है कि ये बराबर 3 बरस के बाद दूसरा, उसके बाद 3 बरस के बाद तीसरा, इस प्रकार का हो जाता है। मेरे बारे में भी मेरी बहन मुझसे 3 बरस से बड़ी है, और मेरा बड़ा भाई उससे 3 बरस से बड़ा है। ते बराबर 3-3 बरस का इस प्रकार का है। तो शायद ये इस प्रकार का गर्भपाल फलश्रुतीमध्ये गर्भिण्यांना व्याधिनाशाय असे आहे। ओके, लेकिन नाम से तो गर्भपाल रस है, तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। और ये नागभस्म का रोल उसमें क्या है, ये इसके बारे में भी सोचना जरूरी रहेगा। ये एक अहम चीज इस प्रकार की है। तो हाँ, संधिपात और दुष्चिकित्सा नाम यहाँ से हम निकले और फिर से बाद में इसमें अटक गए। तो संधिपात को ट्रीट करना काफी मुश्किल बात होती है। वर्धनेन एकदोषस्य क्षपणेन उचितस्य वा कफस्थानान पूर्व्या वा तुल्यकक्षां जयेन नलान, ये ज्वर संधिपात में सूत्र आया है। वैसे अतिसार संधिपात में अलग सूत्र रहता है, अन्य संधिपातों में अलग अलग सूत्र रहते हैं, ऐसा है। तो वर्धनेन एकदोषस्य ये अशुद्ध चिकित्सा है वास्तव में। हम तो शुद्ध चिकित्सा और अशुद्ध चिकित्सा के बारे में जिक्र करते हैं, और एलोपैथी पूरी अशुद्ध चिकित्सा ही है। प्रयोग समय व्याधि योन्यम अन्यम उदीरयेत, ये एलोपैथी में काफी कॉमन है। फिर भी वो नंबर 1 ट्रीटमेंट पूरे विश्व भर में इस प्रकार के हैं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत अपवादात्मक स्थिति में ही अशुद्ध चिकित्सा करने का निर्देश है, खास करके संधिपात के बारे में, और उसमें भी एक ही संधिपात है। क्षपणेन उच्चृतस्य वा, ये तो शुद्ध चिकित्सा है। लेकिन वर्धनेन एक दोषस्य, एक दोष को उस लेवल तक बढ़ाए, तुल्य कक्षान जयेन बलान, तुल्य कक्ष दोष हो जाए, इसके लिए आवश्यक है ये इस प्रकार से थोड़ा सा रहेगा। तो सिर्फ अपवाद स्वरूप में ही आयुर्वेद में संधिपात के बारे में चिकित्सा करते हुए ये पॉसिबल है कि किसी एक दोष को बढ़ावा देकर तीनों दोष को जीतना है, इस प्रकार से। और इसलिए संधिपात चिकित्सा काफी गंभीर या काफी कठिन इस प्रकार की है। तो ये जो है गर्भपाल रस, व्याधिनाश झाला म्हणजे आपोआप गर्भाचा उपयोग, ये थोड़ा मुझे नहीं लगता, ये दोनों अलग चीज है। व्याधिनाश होना जरूरी है, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन गर्भ का पालन करने वाला ये जो शब्द प्रयोग है, नाम उसका जो दिया है, वो थोड़ा सोचने लायक है। गर्भ चिंतामणि में ताम्र भस्म है, ठीक है, उसमें कोई एक्चुअली उसके ज्यादा फर्क नहीं कुछ पड़ता। इन सभी का अगर भली भांति निर्माण हो तो उसमें दिक्कत नहीं है, उसका वापर करने में, उसका प्रयोग करने में। ये दिक्कतें आ रही है क्योंकि दवाई अच्छी तरीके से बन नहीं रही है, और फिर उससे अगर दुष्परिणाम कुछ हो जाए तो आयुर्वेद को क्षति पहुंचती है, ये सबसे अहम है। तो ये नहीं होना है, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। नहीं तो जैसे मैं कर रहा हूँ कि 6-6 बनाओ और फिर इस्तेमाल करो, तो वो ताम्र हो या नाग हो, मिलता ही नहीं है उसमें। तो ये नौबत नहीं आएगी। मैं अभी तो उसी प्रकार से कर रहा हूँ। आमो विषम चिकित्सा नाम, आम जो है विषम चिकित्सा में सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का है।
तो आम है इसलिए पाचन चाहिए तो उष्णवीर्य चिकित्सा चाहिए, और विषद ऐसा उसका परिणाम है तो उसके लिए शीत चिकित्सा चाहिए। ये शीत उष्ण दोनों एक साथ तो नहीं दे सकते हैं ऐसा। तो इसलिए विषम चिकित्सीय इस प्रकार का बताया गया। और खास करके जो मध्वजीर्ण अगर होता है, मधु का जीर्ण हो जाता है, तो ये मुश्किल हो जाता है। मोयलेले ने जो मधुचर्या का उपक्रम किया था कि केवल शहद के ऊपर रखना मरीजों को, बाकी कुछ खाना पीना नहीं, परम औषध के हैसियत से उसका प्रयोग करना, तो साम कफ में उन्होंने दे दिया। और फिर नौबत आ गई, उनके खुद लड़के ने इस प्रकार का ले लिया, मोहन ने। और नहीं कष्टतम किंचित, उससे ज्यादा कष्टतम कुछ भी नहीं है ऐसा बताया गया है, और केवल लंघन यही कारीगर होता है। और फिर उसको काफी भुगतना पड़ा, 2-3 दिन तक वो त्रस्त रहा। और धीरे धीरे जैसे अजीर्ण का शमन हुआ तो फिर वो ठीक हो गया। तो इसलिए विषम चिकित्सीय है। और विष जब बंद हो जाता है, आम का विष बन जाता है, तो इसके लिए काफी प्रयास करने पड़ते हैं। और उष्ण और शीत इन दोनों का बहुत युक्तिपूर्वक प्रयोग करना पड़ता है। तो ये अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। ज्वरो रोगाणाम, रोगों में ज्वर सबसे अहम या दुष्चिकित्सीय इस प्रकार का है। तो ये भी काफी दिखाई दे रहा है। अभी एलोपैथी के हिसाब से इन्फेक्शंस पे जब से काबू पाया गया है, तब से ये ज्वर जो इन्फेक्शियस है, जिसमें पीयू है, पायरिएक्स ऑफ अननोन ओरिजिन, उसमें एलोपैथी भी हार जाती है। वो कुछ सोच नहीं सकते, उसमें हम ही ज्यादा अच्छा काम करते हैं। लेकिन जो इन्फेक्शियस डिसीजेस है, और पर्टिकुलर एंटीबायोटिक अगर उसकी सेंसिटिविटी टेस्ट की गई है और उसका प्रयोग किया जाए, तो अच्छी सफलता मिलती है, ऐसा बहुत सारे रोगों में दिखता है। दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में एक इसके लिए इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट है, कोई औरत है डॉक्टर। और जो भी ऐसे केसेस हो जो इन्फेक्शन को इन्फेक्शन उनके ट्रीट नहीं हो रहे हो, वो उनको रेफर किए जाते हैं। और फिर भी उनका सक्सेस रेट अच्छा है। तो ये कब तक चलेगा, ये एक थोड़ा सा विवाद्य मुद्दा है। अगले 3-4 वर्ष में ये फिर से इसमें फेलियर आना आरंभ हो जाएगा, वैसे शुरू ही हुआ है इस प्रकार से। लेकिन फिलहाल एक वैद्य के अनुसार असाध्य है तो सभी वैद्य के अनुसार असाध्य होना चाहिए, और एक वैद्य के साथ अनुसार साध्य है तो सभी वैद्यों के अनुसार साध्य होना चाहिए। ऐसा होता है या नहीं, ये एक आम सवाल है। जब एलोपैथी में कुछ होता नहीं है और मरीज हमारे पास आते हैं और उनके लिए असाध्य है और हमारे लिए साध्य है, ऐसे भी उदाहरण कई दिखते हैं। दूसरी तरफ हमने बहुत कोशिश करके कुछ हुआ नहीं और एलोपैथी में चले गए, और वास्तव में पहले एलोपैथी करके ही आयुर्वेद में आते हैं ज्यादातर। डॉक्टर वैशाली देशमुख एंड डॉक्टर पुरंदरे फॉर इन्फेक्शियस डिसीजेस, यस। तो मैं सोचता हूँ कि हर एक के निकष अलग अलग है साध्या साध्यत्व के बारे में, और आयुर्वेद के निकष अलग है, एलोपैथी के निकष अलग इस प्रकार के हैं। तो इसमें ऐसा अंतर क्यों होता है, एक शास्त्र के लिए साध्य और दूसरे शास्त्र के लिए असाध्य, इस प्रकार की कंडीशन क्यों होती है? तो मेरे ख्याल में जो हमारे यहाँ फेल्यूर्स है, जो एलोपैथी में जाकर ट्रीट होते हैं, उनके बारे में हमें आत्मपरीक्षण करना है कि हम कहाँ भूल कर रहे हैं। अगर एलोपैथिक के हिसाब से साध्य हो जाता है तो शायद हमारे हिसाब से भी साध्य होना चाहिए, ये हमारी कमी है।
एलोपैथी के हिसाब से असाध्य है वो हम ट्रीट कर रहे हैं, तो ये उनकी कमी है। लेकिन उनका होलिस्टिक अप्रोच है ही नहीं, वो सभी कारणों को ध्यान में लेते ही नहीं है, तो उसमें अधूरापन रह जाएगा। हाँ, और वैसे ये मानसिक कारण, ये पूर्व जन्म के कारण वगैरह, उसका तो कोई सवाल ही नहीं है एलोपैथी में, तो उसमें अधूरापन है। तो ठीक है, मान लेते हैं कि ज्ञान ही अधूरा है उनका, और फिर उसके आधार पर जो साध्यासाध्यत्व वो बताते हैं वो सही नहीं होगा। कुछ हद तक सही होगा, लेकिन सभी दृष्टि से सही नहीं होगा। लेकिन हमारा साइंस होलिस्टिक साइंस है, और फिर इसमें हमें इस प्रकार के अनुभव क्यों आते हैं कि हम ट्रीट नहीं कर सके, लेकिन एलोपैथी में गया और ट्रीट हो गया इस प्रकार से। तो उसके बारे में थोड़ा एक टेक्नोलॉजी का संबंध है। ये एक अहम चीज है कि मानो किडनी फेलियर है और हमारे हिसाब में असाध्य अवस्था में पहुंच गया है इस प्रकार से, फिर भी डायलिसिस शुरू करने के बाद मेंटेन हो जाते हैं, ऐसा है। नहीं तो चल बसने की मुसीबत आ जाती है। तो हमें कब तक प्रयास करना है और कब ये मैकेनिकल डिवाइस का प्रयोग करना है या उसके लिए अनुमति देनी है, इसके बारे में सोचना पड़ता है, ऐसा। वो उनके हिसाब में साध्य नहीं है वास्तव में, उनके हिसाब में मैकेनिकल सॉल्यूशन उसके लिए निकाला गया है। वैसे कैंसर के बहुत सारे मरीजों में ये बात होती है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल इस प्रिंसिपल को लेकर कुछ हद तक राहत मिलती है, और बार बार वो दोहराता रहता है, ये तो सही है। और असाध्यावस्था अंत में आ ही जाती है इस प्रकार से। लेकिन गर्भपात रसामध्ये नागव वंग हे गर्भाशयास पुष्टी देणारे वो बल्य असे सांगितले आहे। ओके, तो गर्भ के बारे में कोई नहीं है। ठीक है, सभी जगह से यही मिल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा उसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये अजीब मुसीबत है हमारे लिए। जब हमारे पास कोई मरीज आता है, तो ना कि हमें केवल आयुर्वेद की दृष्टि से देखकर साध्य साध्यत्व का निश्चय करना है और उसके अनुसार चिकित्सा देनी है, अपितु एलोपैथी में इसका डायग्नोसिस क्या होगा, उसमें साध्य साध्यत्व का क्या होगा, हाल होगा, इसके बारे में भी सोचना है, और उसके बारे में लोगों को या उसके मरीज के रिश्तेदारों को बताना है। लोग ऐसा नहीं मानते हैं कि हम आयुर्वेद की चिकित्सा ले रहे हैं तो उनको एलोपैथी के बारे में कुछ मालूम होना जरूरी नहीं है। वो अपने हिसाब से देखेंगे, उसमें नहीं होता है तो हम वापिस एलोपैथी में जाना है, होम्योपैथी में जाना है, या दूसरी कुछ चीज करना है, उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन ये बोलेंगे कि नहीं नहीं, आपने मुझे बताना चाहिए था कि ये नहीं हो रहा है, आप कुछ दूसरा करना है तो कर लो, इस प्रकार से। और ये उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। इस प्रकार से लोग एलोपैथी के डॉक्टर को नहीं बोलते हैं कि आप इतने बरस से मुझे ट्रीट करें या इतने महीनों से ट्रीट करें, ये ठीक नहीं हो रहा, और अभी असाध्य हो जाएगा और दूसरे पैथी में भी उसका इलाज नहीं होगा, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, इस प्रकार से। लेकिन इस प्रकार से एलोपैथी के डॉक्टरों को पोसा नहीं जाता, क्योंकि वो मानते हैं कि वो सबसे श्रेष्ठ है। अगर उसमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो उनका दोष नहीं, अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं और सिद्ध नहीं होता है तो हमारे शास्त्र का दोष है या उस व्यक्ति का दोष है, इस प्रकार से मानते हैं। तो ये सामाजिक स्थिति है जिसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ऐसी अगर अवस्था है और आपको ऐसा लगता है कि ये शायद एलोपैथी में उसके बारे में कुछ उपाय हो सकता है इस प्रकार से, और B12 डिफिशियंसी, D3 डिफिशियंसी, इसमें जो दिखाई देता है कि हाँ, ऊपर से दे दिया और कुछ हद तक उससे आराम हो गया इस प्रकार से, और फिर लोग मानेंगे हाँ हाँ ठीक है, ये थोड़ी सी थी इस प्रकार से, और उसकी सहायता हमने ले ली इस प्रकार के।
कॅन्सर पेशंटसाठी असं एक सेंटर सुरू करता येऊ शकेल का, जिथे आहार समुपदेशन करता येऊ शकेल, जिथे सगळे स्वदेशी वापरले जाईल, कुठली आवश्यक रसायन देता येऊ शकेल. मैं इसके बारे में बताने ही वाला था, लेकिन तुमने प्रश्न उपस्थित किया है तो मैं थोड़ा इसके बारे में अवगत कराऊं. मेरी एक रुग्णा बेंगलोर में है, गरिमा करके. तो वो केमोथेरेपी ले रही थी, उसका असर नहीं हुआ, फिर इम्यूनोथेरेपी में चली गई, उससे साइड इफेक्ट्स हुए. और फिर उससे कैसे बचे, इस हिसाब से उन्होंने शुरू किया खोजना, और मेरे तरफ पहुंची, मेरे पास पहुंची. जिसने रेफरेंस दिया था वो काफी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस था एक्चुअली. फिर भी इसने 4 महीने लगाए ट्रीटमेंट शुरू करने में. और एक बार शुरू कर दी तो मैंने कहा कि तुम्हें देसी गाय के दूध पर रहना है. तो उसने एक हफ्ते तक गूगल में सर्च किया. कहीं भी उसको ऐसा नहीं मिला कि दूध से कैंसर होता है, देसी गाय के दूध से कैंसर होता है, बल्कि कैंसर ठीक होता है, ऐसे ही रेफरेंस मिले. और डॉक्टर सब कह रहे थे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स टू बी अवॉइडेड कंप्लीटली. तो वो समझ गई कि ये डॉक्टरों की भूल है, जर्सी गाय और देसी गाय में फर्क करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं इस प्रकार से. और फिर जैसे उसको रिजल्ट्स अच्छे आए, एजीपीटी एजीओटी कम हो गए वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो उन्होंने अन्य पेशेंट्स को रेफर करना आरंभ कर दिया. और एक अभी 3 बरस का लड़का, उसको रेफर किया गया है, जयपुर में है, ब्रेन ट्यूमर है इस प्रकार से. और फिर वो बहुत ही चिंतित थी. इस समाज में लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है, होलिस्टिक अप्रोच क्या होता है इसके बारे में पता ही नहीं है. तो उसने आधा घंटा मुझसे बात की कि आप इसके लिए कुछ करो. मैंने आप ही के पास देखा है कि आप होलिस्टिक ट्रीटमेंट करते हो, बाकी सभी आयुर्वेद के वैद्य भी सिर्फ दवा देने में जुड़ जाते हैं, पथ्य के बारे में, सेंद्रिय आहार के बारे में, दूध के बारे में नहीं बताते हैं इस प्रकार से. तो मैं भी मानता हूँ, हाँ ठीक है, ये सही बात है. लेकिन समाज में परिवर्तन लाना काफी मुश्किल है, और वैसे मेरी प्रायोरिटीज तो फिक्स हो गई है. मुझे प्रातिपदिक कोष पे काम करना है, आगे नई संहिता लिखनी है इस प्रकार से. लेकिन फिर भी ये कार्य अच्छा है, समाज के लिए उपयोगी है, करना जरूरी है, ये भी मैं मानता हूँ. तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस फोरम ऐसा एक स्थापित करें, और उसमें एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, योगा, काउंसलिंग और डाइट वगैरह के बारे में सलाह देने वाले, फिजियोथेरेपी के बारे में भी सलाह देने वाले, इस प्रकार के लोग रहे. और ये होलिस्टिक अप्रोच रियली होलिस्टिक इस प्रकार का होना है, और उसमें रुग्णों के अनुभव अगर हम दे देंगे, बताएंगे, तो लोग उसमें विश्वास करेंगे. तो मेरे का पास काफी मरीज है कि जो अपना अनुभव बताएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है. वैसे अन्य भी लोगों के पास इस प्रकार के मरीज रहेंगे. तो मैं एक टीम बनाने की कोशिश में हूँ इसके बारे में. और एक जीमेल अकाउंट ओपन करेंगे, उसके साथ यूट्यूब में वीडियोस अपलोड करेंगे, और एक वेबसाइट बनाएंगे, और उसमें एफएक्यूज वगैरह इस प्रकार के रहेंगे. और जो भी कैंसर के मरीज है वो उसमें जाकर कम से कम सलाह ले ले, कम से कम ये दूसरी बाजू है होलिस्टिक मैनेजमेंट की, कि केवल केमोथेरेपी कर देने से ये पूरा नहीं है, पर्याप्त नहीं है, होलिस्टिक मैनेजमेंट होना जरूरी है, ये कम से कम उनको पता चले. और फिर लोगों में प्रचार प्रसार हो जाएगा तो शायद ये बात बन सकती है इस प्रकार से. और फिर उसमें से कुछ लोग आयुर्वेद की ट्रीटमेंट लेने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, तो उसके बारे में आगे सोचा जाएगा. पहला जो मकसद है वो होलिस्टिक अप्रोच के बारे में उन्हें बताना,
इस प्रकार का है, और शायद उसके आधार पर आगे हम कुछ कर सकेंगे। Issue is that for more than 100 years of British rule, people have forgotten Ayurveda and followed allopathy. Inherently, in the subconscious, when people have a fixed thought about results of allopathy and have doubts or rather uncertainty about Ayurveda, this lack of Shraddha is itself a barrier in getting Upashaya from Ayurveda. For effective results, we need faith from the patient. This requires brainwashing of the society at large level, which we have just started now. तो ये सही है इसके बारे में। और मैं प्रयास कर रहा हूँ बहुत बरसों से, ये जो सुबह का रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उसके जरिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। मेरी किताबों में मैंने काफी इसके बारे में प्रयास किए हैं, और वैसे मेरी जो मुलाकात अमेरिका में हुई है उसमें भी मैंने काफी प्रयास किए हैं। लेकिन मैं जब गरीबा से बात कर रहा था तो ये मुझे निश्चित ध्यान में आया कि वो सचमुच अपने मन से बोल रही है, हृदय से बोल रही है, और वो चाहती है कि इसका प्रचार प्रसार हो, लोगों को जानकारी मिले इसके बारे में। तो मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, एक 3-4 दिनों में इसके बारे में प्लान तैयार हो जाएगा, और फिर जो इसमें शामिल होना चाहते हैं वो मुझे ईमेल करे, सुश्रुत को ईमेल करे, और कैसे किस प्रकार से इसको आगे ले जाएंगे इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसमें मैं ज्यादा अटक जाना नहीं चाहता, और इस प्रकार से करना है ये मैं बताऊंगा। लेकिन FAQ जो आएंगी, FAQs लिखना है, ये भी एक अहम चीज है, और जो सवाल आते रहेंगे उनको जवाब देना भली भांति, और प्रॉपर गाइडेंस देना, ये चीज अहम है इसमें। तो ये काम डेडिकेटली करना चाहिए। तो केवल मेरे फायदे की चीज है तो भी मैं करूंगा, मेरे पास अगर मरीज आने वाला है तभी मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, ऐसा अप्रोच नहीं होना है। If suspected CA patient comes in initial stage to us, for example UH, after UHD, could we advise biopsy and biopsy spread CA? बायोप्सी CA को स्प्रेड करती है, उसके बारे में संदेह नहीं है, और मैं सलाह देते रहता हूँ कि नहीं करो, बायोप्सी मत करो। लेकिन ज्यादातर लोग बायोप्सी करके ही आते हैं। इस प्रकार के सुझाव देने के बाद भी लोग बायोप्सी के लिए जाते हैं, क्योंकि कारण वही है कि बताते हैं पहले निदान तो करो, कैंसर है ये सिद्ध तो होने दो। फिलहाल एक नए केस में मुझे पूछा गया था, मैंने बताया था कि बायोप्सी करने से पहले मिलेंगे तो, लेकिन उस समय में आए नहीं, बायोप्सी के बाद आए, FNAC हुई उसमें, कैंसर कंफर्म हो गया। फिर अभी काफी एडवांस स्टेज है, और 2 डॉक्टर ने सुझाव दिया कि कीमोथेरेपी करनी है, 2 या 3 डॉक्टर ने, 2 ने कहा नहीं कर, मत कुछ मत करो, ऐसे ही रहने दो, अभी ये ऐसे ही रहने दो, ये FNAC के पहले निर्णय ले सकते हैं, तो ये नौबत नहीं आती, फिर उस आदमी के बचने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और वो कैंसर से ठीक हुआ नहीं हुआ इसका मुझे कोई मतलब नहीं है, पेशेंट का ठीक होना जरूरी है।
और मैं खुद ऐसा नहीं मानता। ये ये मेरे लिए प्राइड की बात है। मैंने कैंसर के पेशेंट को ट्रीट किया और वो ठीक हो गया। पेशेंट चाहे कैंसर का हो या न हो, बाकी जो ब्लड मार्कर्स वगैरह के आधार पर हम उसके बारे में सोच सकते हैं कि ये कैंसर होगा। डॉक्टर इसी का जिक्र करते हैं क्योंकि केमोथेरेपी के लिए उनके लिए ये सेल टाइप होना जरूरी है, कौन सा है ये समझना जरूरी है, और फिर हिसाब से यूथेनेसिया बायोप्सी करनी ही है, ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं बताते रहता हूँ कि अगर बायोप्सी में कंफर्म हो गया कि कैंसर है, तो आपके आगे क्या सुझाव है, कितने चांसेस है ठीक होने के। और अगर ऐसा महसूस होता है कि कुछ चांसेस है ही नहीं, तो मत करो, वैसे ही रहने दो। आपको ब्लड मार्कर्स पर विश्वास रखना है नहीं रखना है ये अलग बात है। लेकिन अगर सी ए 19.9 इतना हाई है, 5,000 से ऊपर है, तो संदेह नहीं है वास्तव में कैंसर है ये बताने के लिए। क्यों हम एफएनएसी या बायोप्सी का प्रूफ चाहते हैं? केवल एलोपैथिक के केमोथेरेपी देने के हिसाब से ये किया जाता है ऐसा। तो बेहतर है अगर वो बायोप्सी या एफएनएसी होने से पहले हमें कांटेक्ट करें और सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे सलाह दे दे। अभी फिलहाल एक ब्रेस्ट कैंसर की केस आई है, काफी बड़ा ट्यूमर है, करीबन 6 बाय 7 7 सेंटीमीटर इतना है। आश्चर्य की बात यह है कि उसने एक केमो करी है, एक केमो करने के बाद आई, और उसके पहले जो सोनोमैमोग्राफी हुई उसमें ट्यूमर दिखाई नहीं दिया। मैंने वो फिल्म भी देखी, वो ट्यूमर दिख नहीं रहा है उसमें। एक्सिलरी नोड दिखा गया, पाल्पेट हुआ, एक्सिलरी नोड की बायोप्सी हुई और उसमें पता चला कि ओरिजिनल ब्रेस्ट में है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी क्या कर रही है फिर? सोनोमामोग्राफी से काफी पता चल जाता है, ऐसा बहुत सारे मरीजों का अनुभव है। लेकिन अपवाद के रूप में इस प्रकार से अगर होता है कि सोनोमामोग्राफी भी कुछ नहीं दिखा रही है, वास्तव में अगर पाल्पेट करेंगे तो लम दिखाई दे रहा है। तो मैंने उसे पूछा, किसने परीक्षा भी नहीं की क्या तुम्हारी, फिजिकल एग्जामिनेशन? तो बोले नहीं, ये सब रिपोर्ट देख लिया और बोले कि ये सिर्फ ये एक्जिला में है, उसकी एफएनएसी कर। तो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट ये भूल ही गए हैं। मैंने उनको कहा कि हमारी पीढ़ी के जो डॉक्टर्स है 60 से ऊपर वाले, वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन या फिजिकल एग्जामिनेशन अभी भी करते हैं। लेकिन जिन नए डॉक्टर है 30 35 बरस के, वो सिर्फ रिपोर्ट के आधार पर चलते हैं। ये बिल्कुल गलत इस प्रकार की बात है। तो अगर उस समय में वो पता चल जाता कि ट्यूमर ग्रो हो रहा है और उसके लिए कुछ करना जरूरी है, तो बायोप्सी न करते हुए सीधे हमारी ट्रीटमेंट शुरू करते तो फायदा हो सकता है। लेकिन अभी तो बायोप्सी हो गया, अभी तो मैंने कहा कि ये ट्यूमर बहुत बड़ा है, तुम 3 केमो करो। 3 केमो करने के बाद वो कितना रिड्यूस होता है देखेंगे, क्योंकि एक केमोथेरेपी के बाद भी ज्यादा रिड्यूस नहीं हुआ है, तो इसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं रहेगा। और फिर एआर पीआर एचएआर स्टेटस भी अच्छा नहीं है, ट्रिपल निगेटिव है। तो इस सभी स्थिति में किस प्रकार से विचार करें, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग विचार करना जरूरी है। उसके हित में क्या है ये देखना जरूरी है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं कुछ मत करो, आगे की केमोथेरेपी मत करो, ऐसी सलाह तो मैंने नहीं दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में गहराई में थोड़ा सोचना पडेगा। पूर्वी CA 125 वाढले तर ओव्हेरियन कॅन्सर असे निदान केले जायचे,
चला आता मात्र आहे की पीआयडी एंडोमेट्रियोसिस मध्ये सुद्धा वाढते, आयुर्वेदिक औषधामध्ये नॉर्मल राहते, त्यामुळे आपले स्वतःचे आयुर्वेदिक पद्धतीने निदान फार आवश्यक आहे असे वाटते. ये अलग चीज है कि मार्कर्स पर ही डिपेंड करना ये भी बराबर नहीं है. फिजिकल एग्जामिनेशन होनी चाहिए, हमारा निदान होना चाहिए. पीए से 10 से ऊपर है तो डेफिनेटली कैंसर है इस प्रकार का माना जाता है. मैंने एक मरीज बेंगलोर में देखा जिसका पीए से 28 कॉन्स्टेंटली है, 1 बरस से है, और जो भी ट्रीटमेंट हार्मोनल उसको दे दी गई उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ. वो वैसा ही है. सोनोग्राफी ऐसा दिखाती है कि अ, दो लोग के भीतर एक कुछ ग्रोथ है और उसके जरिए पीएसी ज्यादा आ रहा है इस प्रकार से. वो मैलिग्नेंट है नहीं है इसके बारे में पता नहीं चल रहा. हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि अगर 1 बरस में कुछ भी उसका असर हुआ नहीं है तो शायद ये बिनाइन है. लेकिन पीएसए लेवल इस प्रकार से हाँ, ज्यादा है तो वो सोचते रहते नहीं, ये कैंसर होगा इस प्रकार से. तो पेशेंट डायलेमा में है, क्या करे इसके बारे में. तो फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स निगेटिव, ये सभी चीजें हैं, आधुनिक विज्ञान में भी है, और उसके बारे में किस प्रकार से सोचना है ये थोड़ा सा और होगा. तो ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं, कल सहस्त्र को आगे लेकर चलेंगे. आज दोपहर में फिर से पातंजलि के सूत्रा का होगा. कल बहुत ही कम लोग थे, मालूम नहीं लोगों के लिए ये समय ज्यादा उचित नहीं है शायद, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग योग सूत्र में भी ज्वाइन हो जाए, ज्यादा बेहतर. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्. विरम्यते व्याख्यानव्यापारः. श्वः पुनरपि मिलिष्यामः.